क्लासेस अब फाइनली आज 16 वजीर, 3 मावनीन और 6 मुशीर हैं, जिन पर 3 मुशीर हैं बल्कि और 6 मावनीन हैं जिन पर मुश्तमिल ये काबीना है जिसका ऐलान कर दिया गया है। अब जो नाम एंटिसिपेट किए जा रहे थे वो नहीं नजर आए, जो नाम सोच भी कोई नहीं रहा था वो नाम इसमें शामिल हैं, और एक मजेदार सा मिक्स भी है। तो किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल इस कैबिनेट की फॉर्मेशन को? आपको याद होगा इस पे ना हमने बात की थी, तो मैंने बताया था कि हम जो सहाफ़ी हैं हम ख्वाहिश को खबर कैसे बनाते हैं। मैंने ये ओपनली बताए थे कि मेरी ख्वाहिश है जी आप वजीर बन जाए, मैं टिकट चला दूंगा, मैं उस पर कोई बात कर लूँगा, मतलब 1 मिनट नहीं लगना, मैं ट्वीट कर दूंगा, क्योंकि अगेन मेरी ख्वाहिश है कि फ़लाँ बंदे को वजीर बनना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, खुद भी जर्नलिस्टों से दोस्तें होते हैं, तल्लुकात होते हैं, वो भी कह रहे होते हैं कि यार मेरा नाम भी आ रहा है, दुआ करना, मतलब ये है कि वो खबर चलाए, ये सारी चीज़ें। सो जब आप अपनी ख्वाहिशात को खबर के तौर पर लेंगे तो फिर यही कुछ होगा। इसमें मोस्टली मेरा ख्याल देखें, मैं 90% के करीब तो एक उसमें कैबिनेट में वो लोग हैं जिनके नाम कहीं पे नहीं आ रहे थे, लेकिन जितने लोगों के नाम चले हैं आपके सामने है, लोग उन्हें चलाए हैं, चलते रहे हैं, क्योंकि ये ना स्पेस मिल जाती है। आप किसी का नाम भी ले दें, ये आपके पास ना 1 हफ्ते की विंडो होती है, 1 हफ्ते की विंडो थी आपके पास। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम हम चलाते रहे हैं सारे के सारे, फिर वजीरों का नाम चल के हमारी तो क्या कहते हट्टी दुकान जो है ना, इसी तरह की हमारा काम चलता हम चलाए जाते हैं। सो अपनी जगह पे मैं दावा नहीं करता, अच्छा नहीं लगता मैं करना, मैंने सिर्फ 2 लोगों की बात की थी। अभी ये शो भी है हाजिर और चीज़ों की, और मैंने अपनी असेसमेंट दी थी, रीडिंग दी थी, और 12 अगस्त को दी थी, वो मेरा बड़ा भी हुआ है, क्लिप वगैरह देखा जा सकता है। मैंने कहा 2 लोग जो है ना, जब इनका काकड़ साहब का इनका अनाउंस हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर, मैं कहा 2 लोग जो है ना ये ज़रूर इनको वजारतों का हमने कहा था, मुझे याद नहीं रहा, मैं अपनी उनको कहता क्लिप वगैरह चलाते इस पर थोड़ी सा अपना ढोल बजा लेना चाहिए, अच्छा रहता है। हम तो वैसे ही अपना ढोल बजाने से ज़रा वो रहते हैं, शाय रहते हैं। मैंने कहा था कि एक आपको याद हो जलील अब्बास जिलानी साहब का जी, मैंने कहा ये फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, हालांकि उनकी बिल्कुल बात पक्की हो चुकी थी। आखिरी लम्हे पे उनको ये काकड़ साहब ने कोई उनके क्या कहते क्लीन जो है ना नीचे से खींचा, अदरवाइज ही वाज डन, वो ओके हो चुके थे। दूसरा मैंने सरफराज ये बुक्की साहब का कहा था, उनके साथ प्रोग्राम में उनको वो तो चलो बाद में उससे पहले कह चुका था। रीजन मैं है कि वो उनके बड़े करीब हैं, और स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी, जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब को उन्होंने आके वो किया ना, उनको रिवार्ड दिया है, अवार्ड दिया है कि अब आप हमारे साथ खड़े हैं, बलूचिस्तान में डट के खड़े हैं, और खतरे देखें, आपने मुश्किलें देखी, तकलीफें देखी, तो जरूरी था कि उन्होंने सरफराज बुक्की साहब को भी उन्होंने करना था। ये मेरी रेटिंग थी, असेसमेंट थी, मैं फिर कह रहा हूँ, खबर नहीं थी कि मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि ये चीज़ें आखिरी लम्हे पर ये बदलती रहती हैं। तो वो 2 चीज़ें तो हमने देखी हैं, बाकी इसलिए मैं उस रेस में नहीं पड़ा, जिनका नहीं था बात भी नहीं की, खैर वो अपनी जगह पे। तो ये शमशाद अख्तर के हवाले से भी बात हुई थी, नहीं उस पर नहीं हुई थी, मेरा नहीं ख्याल। शमशाद अख्तर साहब जो है ना, अगेन डार्क हॉर्स नाम जो लिए जाते हैं, उसमें ज्यादा सा सुल्तान अली लाना साहब का ज्यादा आ रहा था, उनकी बात हो रही थी। फिर उसके बाद हफीज शेख साहब का आ रहा था कि शायद अगेन वो आ जाएंगे। फिर और 2 भी इसमें 1 और लोग भी थे कि वो हो सकते। शमशाद अख्तर साहबा जो है ना, अचानक वही वाली बात है, उनका बैकग्राउंड भी वही है, इंटरनेशनल लड़ने के एजेंसीज का है, वो वर्ल्ड बैंक में रही हैं, सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक में रही हैं, और फिर उसके बाद यहाँ गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं मुशर्रफ साहब के दौर में, पिछले दौर में केयर टेकर में वो उसमें रही हैं। सो उस पे ये फाइनेंस मिनिस्टर उसने आना था जिस पे आपकी लैंडिंग एजेंसीज जो हैं, आलमी मालियाती इदारे, उनका कॉन्फिडेंस होना था। सो दैट वाज अंडरस्टैंडेबल कि इन 3-4 लोग जो हैं जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वो वर्ल्ड बैंक को करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक को करते हूँ, या IMF को करते हूँ, तो उनको लाना था उन्होंने। सो उनकी मेरा इंक्लूजन जो है, वो कोई भी फेस आ जाता 19-20, उन्होंने यही कुछ करना था, ये जो कुछ ये करेंगे वही कुछ बाकी उन्हें करना था। सो वो पहले से तय। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ और लोगों ने हैंडल करना है, कुछ और लोगों ने मतलब इदारों ने बैठ के उनको चलाना है वो। अच्छा क्लास साहब, इस काबीना से और इस फॉर्मेशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये बताएं कि टाइम फ्रेम आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने ये बात कही थी कि जब काबीना डिसाइड हो जाएगी तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या प्लान है इस निगरान सेटअप का। एक तो ये वाजे करें, दूसरा ये बताएं कि ये माशी तौर पर डिलीवर कर पाएंगे तमाम लोग, और ये फॉर्मेशन माशी पे बाद में आते हैं, तो उस पर बाद में बात करते हैं। 2-3 चीज़, एक तो मेरा ख्याल बहुत बड़ी कैबिनेट बनाएगी है, इतनी की जरूरत नहीं थी। केयर टेकर आप बना रहे होते हैं, मतलब है मैं अच्छा चले बाकी छोड़ें, 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है यहाँ पे, और सारे जो आपके ये महकमे हैं ना, सारे के सारे डिवॉल्व हुए हैं 18 तरमीम के बाद सूबों को। एजुकेशन मिनिस्टर भी लगा दिया गया है यहाँ पे, एजुकेशन मिनिस्टर भी अकोमोडेट करना है ना आपने अगर अभी से 2500-2600 नाम आप मेरा ख्याल हो चुके हैं, मजीद का कहा जा रहा है ऐड किया जाएगा, मजीद लोग आएंगे। सो इतनी बड़ी कैबिनेट जो मैक्सिमम होनी चाहिए थी, केयर टेकर कैबिनेट जो 10 लोग काफी थे, बहुत ज्यादा भी करने थे, 8 से 10 लोग।
अब लोग कहेंगे इतने सारे महकमे, भी बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो मिनिस्टर्स को भी दिए जा सकते हैं। असल काम होता है सेक्रेटरीज का। मिनिस्टर एक सर्मोनियल सी एक आपकी पोजीशन होते हैं कि ओवरलुक कर रहा होता है चीज़ों को। मेन काम तो ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है, प्रिंसिपल अकाउंटेंट ऑफिसर कर रहे होते हैं, जो आपके ग्रेड 22 के आपके सेक्रेटरीज हैं, उनका काम होता है, वो करते रहें। आप उनको महकमे दे सकते हैं, सारा दिन क्या करना है इन्होंने, चलो फाइलें देखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कि हमने पहले देखा है बहुत काम सीन वाला काम होता है, बस कि आप लिखें, पढ़ें और देख लें। तो ये उनको वजारतें दी जा सकती थी, लेकिन वो नहीं की गई, फार्मूला डिफरेंट था। तो बहुत सारे मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे अननेसेसरी वजारतें फैला दी गई हैं, जिनका कोई तल्लुक, कोई चीज़, कोई निगरान हुकूमत के हवाले से या इलेक्शन कराने के हवाले से नहीं मिल रहा। सो इसलिए ये लगता है जैसे कोई जनरल इलेक्शंस के बाद कोई हुकूमत आती है ना, तो अपने वो बनाती है, वजीर बनाती है। आप कोई पैटर्न देख लें कि यही रहता है कि पहले 25-26 आएंगे, 20-25, अच्छा वो लेकर आएंगे, फिर उसके बाद फैलती फैलती, इमरान खान साहब की याद होगा 60 तक पहुंच गई थी, ऐसे नवाज शरीफ साहब की भी 60-50 से ऊपर रही, फिर वो उसको शहबाज शरीफ साहब तो 80-100 तक लेकर गए थे। सो ये आपने अगर आपने आते ही 25-26 के करीब लोग आपने इंडक्ट कर लिए हैं, कोई वजीर बन गए हैं, तो कोई आपके मुशीर बन गए हैं, तो कोई एडवाइजर हैं, तो अभी स्पेशल असिस्टेंट बाकी हैं, वो भी 5-6-7-8-10 सुनाए, वो भी रखे जा सकते हैं। सो कैबिनेट जो है मेरा ख्याल है ज्यादा इसके नंबर हैं, जिससे ये लगता है, आपके सवाल का जवाब दूं कि प्रोग्राम जो है ना लंबा है मतलब मुख्तसरन ये समझ लें 3 महीने वाली बात नहीं लग रही, ये लंबी बात लग रही है। अच्छा क्लास साहब, अगेन कुछ नाम ऐसे हैं जो नवाज शरीफ के बहुत क्लोज, उनके बहुत फेवरेट रहे हैं, और उन नामों का काबीना में होना क्या इंडिकेट कर रहा है? बड़ा मुश्किल सब सवाल है, जिसका आसान सा जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। आप कैबिनेट को ओवरऑल देखें, अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, देयर आर मेनी सर्टेन गुड पीपल एज वेल, जिनकी बात भी करेंगे, ये नहीं है कि सारे ही उसमें, बहुत सारे अननोन लोग भी हैं, नए लोग हैं। सो जिनको हम नहीं जानते उन पे क्या जजमेंट दे बंदा, अनलेस आप उनका काम चीजें जो है ना देख, लेकिन बहुत सारों को हम जानते भी हैं, उनको पहले भी देखा हुआ है। बहुत सारे इसमें 1-2 तो वो भी हैं जिन पे अच्छी खासी स्टोरीज भी यही हुई थी, बड़े उन पे मतलब बातें होती रही हैं, स्टोरीज हैं, वो भी बात कर, सबको करते हैं। सो एक मिला जुला काम है, लेकिन एक चीज बड़ी तय है, अगर आप देखें, कोई भी इस्लामाबाद का रिपोर्टर होगा जो मेरी तरह अगर 25-30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा है, हुकूमतें आते जाते देख रहा है, तो डोमिनेशन इसमें जो है ना वो शरीफ फैमिली के लोगों की है। मोर लॉयलिस्ट जो इसमें डाले गए ना, वो वहां पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, जाते जाते अपने बंदे उन्होंने बड़ी सही जगह पे प्लेस करवाए हैं। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अहम वजारतें हैं उनके पास, अहम वजारतें थी। बस शुरू करते हैं, आम लोगों को बड़ी आम सी बात, आह चीमा साहब वेरी लॉयलिस्ट ऑफ शहबाज शरीफ साहब, जो उनके मॉडल थे ना, कि जनाब के वो गो गेटर्स टाइप हैं, कि बस जो साहब ने कह दिया है, रूल्स रेगुलेशन नहीं बताने, साहब ने हुक्म किया है, काम कर देना है। सो आह चीमा साहब जो हैं जेल में भी रहे, उन पर स्कैंडल, और उनको आते ही जो सबसे बड़ी पहली चीजें की थी, वो राइट ऑफ की, इंक्वायरियां खत्म की, उनको वो किया, वहां पे नोटिफिकेशन दिए, रिलीफ दिए, और फिर उन्होंने उनको वजारत का एक अपना मुशीर तक बना दिया, जिससे बाकी जो डीएमजी के अफसर थे वो नाराज हुए, स्पेशली फवाद हसन फवाद। ये फवाद हसन फवाद साहब ये एंग्री थे, उन्होंने आसमा शिराजी साहब के शो में कुछ ऐसे इंटरव्यूज दिए जिससे लग रहा था कि ही इज नॉट हैप्पी, क्योंकि ये डीएमजी के अफसरान की आपस में तो रेवलरीज होती हैं, जैसे हमारे मीडिया में भी होती हैं, हर उसमें होती हैं। सो उन्हें ये लगा कि आह चीमा साहब क्योंकि इज वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ साहब, तो वो उनको तो इन्होंने बहुत बड़ी दे दी। फवाद हसन फवाद साहब भी जेल में रहे थे, अगर जेल ही क्राइटेरिया था, वफादारी क्राइटेरिया थी, तो फवाद हसन फवाद के साथ क्या मसला था? वो भी नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे, वो भी जेल में उन्होंने भी भुगती है, तो उनका भी ये राइट बनता था जनाब कि उन्होंने आप मुश्किलात देखें, लेकिन क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, आह चीमा साहब, उनको मिल गई, तो फवाद हसन फवाद साहब ही फेल्ट लेफ्ट आउट। हालांकि मेरा यह ख्याल है कि फवाद हसन फवाद साहब को ये उसके लिए आके एस्पायर नहीं करना चाहिए था कि आप उनके कैंप में हैं, नवाज शरीफ साहब के कैंप में। ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन रहे थे, उन्होंने अपने लॉयलिस्ट जो है डीएमजी का अपना उनका एक अपना ग्रुप जो उन्होंने पैदा किया हुआ है, उन्होंने उनको लाना था, दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। अब उनको क्या किया गया है, आह चीमा साहब को उनको उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट दी है, जरा ध्यान में रखें। अब एस्टेब्लिशमेंट क्या है, तमाम ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर पोस्टिंग, ग्रेड 22 का खुद जो है ये मसूफ जो है मेरा ख्याल ग्रेड 19 पे थे, अगर 20 में होंगे मेरा ख्याल है, इतने में थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 20 तक होंगे। 20 ग्रेड का जो वो है ब्यूरोक्रेट कल तक था, आज वो बैठ के 22वें ग्रेड के और सीनियर 3 लोगों की अपॉइंटमेंट्स भी करेगा, वो चीज। सो वो सबसे बड़ी अहम चीज है आपकी, जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते उस सीट पे आह चीमा को बिठा दिया कि ये हम कंट्रोल करेंगे, ब्यूरोक्रेसी सारी हम देखेंगे, ये सबसे बड़ी उन्होंने की है। दूसरी बड़ी जो चीज है वो है शाहिद तारड़ साहब, बड़े अरसे बाद वो मंजर आम पर आए हैं। शाहिद तारड़ साहब वो हैं जिनके हवाले से हमारे दोस्त शहीद दोस्त अरशद शरीफ जो हैं
उन्होंने एक बड़ी सारी स्टोरी की थी, बड़ा रोला पड़ा था उस पर, बल्कि मेरी अपनी शाहिद तारड़ साहब से उसी के अरशद के प्रोग्राम में थोड़ी सी मतलब गर्मी सर्दी भी हो गई थी, सो थोड़ा सा आप उस पर कह सकते हैं। मैं ज्यादा उस पर कहूंगा तो यही कहा जाएगा शायद आई एम कैरिंग ग्रज। मैं पहले से बता दूं, आई डोंट हैव एनी ग्रज। हमारी तो किसी से नहीं होती, लोगों पे हम जिन पे स्टोरीज करते हैं दे फील ग्रज एंड अंडरस्टैंड बाय रीजन। मेरे पे भी स्टोरी करेगा ना तो मुझे भी ग्रज फील होगा, मुझे बुरा लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा। उस वक्त ये हुआ था, ये शाहिद तारड़ साहब अगेन ए वेरी क्लोज टू, अब ये नवाज शरीफ साहब कोटा है, आहा चीमा शहबाज शरीफ कोटा। अब ये ब्यूरोक्रेट शाहिद तारड़ साहब ब्यूरोक्रेट हैं, ये नवाज शरीफ साहब कोर्ट है, लॉयलिस्ट है ना। और भाई उन्हें घर में बैठ के वो भी बांटेगा कौन सा ब्यूरोक्रेट आप लेंगे, कौन सा हम लेंगे। शाहिद तारड़ साहब जो है, ये नवाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म बने 2013 में, उन्होंने NHA जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उसका पोर्टफोलियो नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखा, जिसपे मोटरवेज बनने थे, जिसपे सड़कें बननी थी, बिलियंस ऑफ रुपीज के प्रोजेक्ट थे, उसने सिपैक को देखना था। सो जहन में रखे उन्होंने किन को लगाया, शाहिद तारड़ साहब को लगाया, और तारड़ साहब के जो वजीर उनके ऊपर नहीं लगाया उन्होंने, वो ओहदा उन्होंने अपने पास रखा है। ही वॉज द चेयरमैन NHA या अगर सेक्रेटरी, बट अनऑफिशियली तौर पर सारी प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है वो शाहिद तारड़ साहब जो एंजॉय कर रहे थे। अरशद शरीफ एक स्टोरी लेकर है। स्टोरी ये थी कि एक इन्होंने ये जो हो गए शाहिद तारड़ साहब हैं, ये मोटरवे बन रहा था वहां से मुल्तान से सखर या सखर से आगे, उसको $2.5 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट देना था चाइनीज कंपनी को। इन्होंने जाके एक MOU इन्होंने साइन किया उसके चाइनीज कंपनीज के साथ कि आप बनाएंगे, हालांकि बिडिंग आपको ओपन बिडिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने चाइनीज कंपनीज के साथ MOU साइन किया जो कि पब्लिक नहीं था। वो अरशद शरीफ के हाथ वो MOU लग गया था। अरशद ने अपने प्रोग्राम में वो की बहुत बड़ी स्टोरी थी उस वक्त की, उसने ARY पे बैठ कर अरशद ने की, आई वॉज इन्वाइटेड एज पैनलिस्ट, में शो में शामिल था। उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज, अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, चाइनीज आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंडली कंपनीज हैं, बिल्कुल ठीक है, आई एम फॉर इट, फेयर एनफ। अब उसमें कैच क्या था? कैच ये था कि शाहिद तारड़ साहब जो हैं, इन्होंने जाके उसके चाइनीज कंपनी का जो नुमाइंदा था जिसके साथ MOU साइन किया, वो कौन था? वो सैफ रहमान साहब थे, जो मरियम नवाज साहबा के इस वक्त वो हैं समधी कहेंगे। ये मियाँ साहब के भी बहुत थे, ये पहले थे। उससे क्या स्टैब्लिश हो रहा था कि आपने चाइनीज कंपनी की प्रॉक्सी बना के आगे उन्होंने अपना नुमाइंदा किसको बना दिया? सैफ रहमान साहब को, जो फैमिली के वो हैं, आपके फैमिली फ्रेंड है, आज के नहीं है, बहुत पहले के हैं, आपके साबुर मान रहे हैं, यहाँ पे साहब कर रहे थे। सो उससे ये स्टोरी डेवलप हो रही थी कि शरीफ खानदान जो है वो $2.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट जो है मोटरवे का जो बन रही थी, वो अपनी ही फैमिली या बिजनेस को दे रहे थे। जरा ध्यान में रखिएगा। तो शाहिद तारड़ साहब नाराज हो गए, उस पे शो में उनको फोन पे लिया, उनके अल्फाज हैं, उन्होंने हमें डांटा बड़ा, वो है वो उनके अल्फाज, हाउ डेयर यू अगेन शो माई सिग्नेचर ऑन स्क्रीन। वो गुस्से में थे खासे, मैं भी था वहां पे। उन्होंने कहा आपको जरूरत कैसे हुई है कि आपने मेरा साइन किया हुआ यहाँ पे पेपर दिखाया है, यहाँ पे इस पे स्क्रीन पे, ये तो बहुत बड़ा खुफिया था, बला बला चीजें। खैर मैंने जो भी जवाब दिया मैं इसमें रिपीट नहीं करना चाह रहा। उसके बाद उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फवाद हसन फवाद को काशिफ अब्बासी साहब के शो में भेजा विद द अंडरस्टैंडिंग कि अरशद शरीफ नहीं बैठेगा उसमें, जो उसको स्टोरी तो अरशद की थी ना, अरशद उसको बैठ के क्वेश्चन करता, कन्फ्रंट करता। फवाद हसन फवाद जो है, सारी जो डल्टी डील्स हो रही थी उनको कवर अप करने के लिए वो काशिफ भाई साहब के शो में गए, उन्होंने बड़ा डिटेल से बताया और काशिफ ने बड़ी अच्छी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन किए। सो उस वक्त के शाहिद तारड़ साहब जो है वो उससे पता चल गया था कि हाउ क्लोज ही इज टू द फैमिली। आप तो फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट जो है उनको डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। सो एक चीज की दाद है शरीफों की, जो इनके साथ लॉयलिस्ट रहते हैं ये उनको भूलते नहीं है ना, छोड़ते हैं। पहले लोग कहते थे कि जरदारी साहब यारों का यार है, जरदारी साहब को जरा पीछे कर दें। अब ये शरीफ फैमिली जो है ना, ये अब यारों को यार है। अपने लॉयलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स जो आपको बेनिफिट देते हैं, बेनिफिट वो करते हैं, उनको वो याद भी रखते हैं, साथ भी रखे। अब अगली इंटरेस्टिंग लास्ट बात, शायद तारड़ साहब पे बात लंबी होगी। मैं इस्लामाबाद क्लब जा रहा था, आगे से बड़ा एक हैंडसम मतलब एक बंदा मुझे आके मिला, के साथ में 2-3 लोग भी थे, मुझे मिले, जैसे हलवाए हुए, मैं नहीं जानता था कौन है। तो मुझे कहते हैं आप मुझे जानते हैं? मैं कहा नहीं सर। कहते मैं शाहिद तारड़ हूँ। मैं कह रहा सॉरी सर। अब जो बंदा आपको सामने मिले, टीवी पे आपकी अच्छी खासी हीटेड डिबेट हो चुकी है। एक उन्होंने मुझे बड़ा गिला किया था, उन्होंने कहा मेरी जो वालदा साहब है ना, वो आपकी बड़ी फैन थी, शो देखती थी, आपने जिस तरह मेरे खिलाफ टीवी पे बातें की हैं। अब बात है कि अब क्या करें, मजबूरी है। मेरी वाइफ भी मुझे कहती है रोजाना तो 20 नए दुश्मन बना के आते जिनको तू जानता नहीं है। कहते मेरी वालदा को बड़ा दुख हुआ आपने स्टोरी की। मैंने खैर माजरत की, जो बंदा कह रहा हो वालदा, मेरी तरफ से उनको अम्मा को उनको माजरत कीजिएगा। आई एम सॉरी, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। हमें बहुत सारी चीज़ों को, मैं को अब तो मैं इस्लामाबाद से निकलता नहीं हूँ कि आधा इस्लामाबाद मुझे नहीं मिलना चाहता, आधे को मैं नहीं मिलना चाहता, आप फिर रास्ते में मिल गए। मैंने कहा खैर बड़ी अच्छे तरीके से उनसे एक हेल हुए। सो अगेन उसके बाद एक याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने इनको उधर भी भेजा था, जो हमारी वर्ल्ड बैंक में एक सीट थी। सो ही इज वेरी क्लोज टू द शरीफ फैमिली। अभी भी वो सुनेंगे, आई होप कि वो फिर
मुझे नाराज नहीं हो जाएंगे, कहीं मिलेंगे तो अच्छे तरीके से दुआ सलाम हो जाएगी। तो ये उनकी कहानी होगी। आगे